हेलो ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हिस्ट्री एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये जो हमारा सेशन है, देखिए आज से शुरू कर रहे हैं हम ये हमारा प्रोग्राम। ये 6 वीक्स तक चलेगा और इसके अंदर हम आपको 500 to 600 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इस बार आप 25 मई 2025 को जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि हमने पिछले 1.5 साल का जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसमें कर दिया है। अलग अलग टाइप से जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो सारे तरीके या फॉर्मेट भी हमने जो है इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिए हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर आपको, अगर आप ये पूरे जो हमारा जो सेशन है जितने भी होंगे, हमारे हर संडे सेशन होंगे सुबह 11 बजे, अगर आप ये सारे अटेंड करते हैं तो आई एम श्योर कि करंट अफेयर्स में उससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ करंट अफेयर्स से है जो हमने बनाया है रिसेंटली, मतलब जो 1.5 साल। देखो एक चीज और बता दूं आपको, अगर ये जो सेशन है इसके पीडीएफ भी आपको चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है उसके नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप पहुंच पाएंगे पीडीएफ तक और वहां पर जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, चलिए शुरुआत करते हैं। विद रेफरेंस टू द सरहुल फेस्टिवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ द साल ट्री एंड मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, सरहुल is celebrated by आदिवासी communities like Munda, Oraon, Ho tribes in Chota Nagpur region. Third, festival is observed in the month of Magh according to the Hindu calendar. ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। Which of the statement given above is are correct? ये आपको बताना है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। देखिए आप लोग इस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आप क्वेश्चन बोल दिया, अब आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं तो फिर बाद में आप चाहे उसको सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन 1 and 2 ओनली। अब देखो मैं बता देता हूं कैसे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सरहुल फेस्टिवल मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ साल ट्री, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। सरहुल इज सेलिब्रेटेड बाय आदिवासी कम्युनिटीज। सरहुल जो है उसे ओरांव, मुंडा, संथल, खदिया और हो ट्राइब जो छोटा नागपुर रीजन के, वो सब इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन मंथ ऑफ माघ, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये फेस्टिवल चैत्र मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, माघ में नहीं। तो इसलिए आपकी ये वाली स्टेटमेंट गलत होती है और आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सरहुल फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो आपको दिख सकता है पेपर के अंदर, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऊपर से ट्राइबल फेस्टिवल है तो और इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द ट्राइबल फेस्टिवल्स एंड देयर एसोसिएटेड रीजंस। ये एक और क्वेश्चन ट्राइबल फेस्टिवल से जुड़ा हुआ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, एक तरफ फेस्टिवल दिए हैं, दूसरी तरफ रीजन और स्टेट दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी पेयरिंग सही है। सरहुल सामने लिखा है झारखंड, हॉर्नबिल बहुत फेमस फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश, करम सामने लिखा है छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें से सही है। 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3 तीनों। ठीक है, अब आप पॉज कर लो अपनी वीडियो को, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। देखो आंसर इसमें 1 and 3 इज करेक्ट। सरहुल बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर बिल्कुल सही मैच है सरहुल झारखंड के साथ, और करम छत्तीसगढ़ बिल्कुल ठीक है, दोनों ट्राइबल फेस्टिवल बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन करम ट्राइबल फेस्टिवल है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तीनों जगह, तो छत्तीसगढ़ यानी करेक्ट आएगा। लेकिन हॉर्नबिल इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट नागालैंड का फेस्टिवल है हॉर्नबिल। ठीक है, तो ध्यान रखना नागालैंड का है, तो इसलिए सेकंड वाला गलत, तो यानी आपका जो आंसर आएगा 1 and 3 यानी बी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। With reference to recent government initiatives and historical events, consider the following statements. ठीक है, तो यहां पर जो recent government initiatives और historical events के संदर्भ में दो आपको यहां पे स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, the government of India has announced plans to revive Vikramshila University, ancient center of learning in Bihar. Chief Minister of Maharashtra recently described the third battle of Panipat as a symbol of Maratha valor
ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन स्टेट असेंबली। अब तो सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। और ये देखो, इसमें पहले में बोलता है कि गवर्नमेंट ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का प्लान बनाया, जो एक लर्निंग सेंटर बिहार में था। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को ही डिस्क्राइब्ड इट एज सिंबल ऑफ मराठा वैलर ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन स्टेट असेंबली। ठीक है, तो आंसर देखें तो आंसर इज बोथ करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में उसको रिवाइव करने का प्लान बनाया, जो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग का सेंटर था पाला डायनेस्टी के समय पे। ये ध्यान रखना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पाला यूनिवर्सिटी। तो ये ठीक है, पाला डायनेस्टी, तो ये ध्यान रखना। तो पालाओं के समय पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ऊपर से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को सिंबल ऑफ मराठा वैलर कहा है स्टेट असेंबली में, ये भी ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रीसेंट कमेमोरेशंस एंड हिस्टोरिकल अग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे देख लेते हैं। पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट वाज एन अग्रेरियन स्ट्रगल लेड बाय लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स इन पंजाब अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, तो पहला ये कहता है पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट जो है ना, वो एक अग्रेरियन स्ट्रगल था बाय लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स इन पंजाब अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड। दूसरा, मूवमेंट गेन मोमेंटम पोस्ट इंडिपेंडेंस in the Patiala and East Punjab States Union, PEPSU. March 19 is officially recognized as National Agrarian Struggle Day in India to commemorate this movement. ठीक है, तो which of the statement given above is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3, ये आपको बताना है। ठीक है, पेप्सू मुजाहरा, ठीक है, हिस्टोरिकल अग्रेरियन स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो देखिए आंसर देख लेते हैं। पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट बिल्कुल वाज लेड बाय लैंडलेस टेनेंट फार्मर्स, ऐसे किसान पंजाब में जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, डिमांडिंग ओनरशिप राइट्स, जो बिस्वेदारों से उन्होंने अपनी जमीनें कि भाई हमें भी जमीनें दी जाए। बिस्वेदार जो है लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड, तो उसके अगेंस्ट पेप्सू मुजाहरा मूवमेंट शुरू हुआ था। मूवमेंट शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930s में शुरू हुआ था एंड और बढ़ा, इंटेंसिफाई हुआ पेप्सू के दौर में आजादी के बाद। ठीक है, तो इसने मोमेंटम बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल्दो इसने स्टार्ट की बात नहीं की, मोमेंटम गेन करने की बात की है, तो वो बिल्कुल ठीक है यहां पर, यानी ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर ये बोलते स्टार्ट हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो वो गलत हो जाता, लेकिन ये स्टार्ट हुआ कब? 1930 में, लेकिन इसने तेजी पकड़ी आजादी के बाद, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और तीसरा, by 19th March marks the anniversary of the movement, but there is no official recognition। मतलब एनिवर्सरी तो होती है इस मूवमेंट की, लेकिन इसे नेशनल अग्रेरियन स्ट्रगल डे की तरह कोई अभी तक कोई इस तरीके से ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिला नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑल्दो ये एक अग्रेरियन स्ट्रगल है, बिल्कुल ठीक है, और लेकिन इसे अभी तक ऐसी कोई, और मार्च 19 को उसे सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको अभी तक कोई नेशनल अग्रेरियन डे की तरह जो है वो सेलिब्रेट उसे नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू प्रमोशन ऑफ तमिल लिटरेरी ट्रेडिशंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तमिल लिटरेरी ट्रेडिशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द कल्चरल इनिशिएटिव टू प्रमोट द रिसाइटेशन ऑफ कंबा रामायण इन तमिलनाडु। ठीक है, दूसरा, यूनेस्को हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड कंबा रामायणा एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तमिलनाडु गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन डिजिटाइजिंग एंशिएंट तमिल लिटरेरी टेक्स्ट इंक्लूडिंग वर्क्स ऑफ कंबार अंडर द तमिल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, बहुत बारीक चीजों से आपसे जो है वो सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए जो आर्टिकल्स आप बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के आप देखेंगे रिलेटेड, तो आपको उनको पूरा पढ़ना होगा बारीकी से, और जितने एमसीक्यूज उससे रिलेटेड आप करोगे ना, उतना ही आपके चांसेस है कि आप पेपर में भी उसे ठीक करोगे। वरना क्योंकि होता क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना एक डिफिकल्ट टास्क है जो नहीं हो पाता है। तो ज्यादा एमसीक्यूज आप करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ज्यादा
जो टॉपिक्स आप कवर करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और हमारा ये प्रोग्राम, इसके अंदर हम यही कर रहे हैं, ज्यादा टॉपिक्स भी कवर करेंगे और ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ये 600 एमसीक्यूज आप इस पूरे प्रोग्राम में कर लोगे अगर हर संडे आप इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत टाइम दे दिया हमने। देखो 1 and 3 आर करेक्ट। देखो पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कंबा रामायण के रिसाइटल्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो शुरू किया, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंबा रामायण जो है ये तमिल रामायण को बोलते हैं, एक तो पहली बात। तो दूसरा, कंबा रामायण इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो कंबा रामायण इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, उसके अलावा थर्ड, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन डिजिटाइजिंग। हाँ ये सही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको डिजिटल मोड पे उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, इंक्लूडिंग कंबार्स वर्क अंडर तमिल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। इसके तहत उनको डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा। तो यानी फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। तो यानी आपका 1 and 3 आंसर बिल्कुल ठीक है, बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड तमिल लिटरेरी हेरिटेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। कंबा रामायण इज तमिल अडैप्टेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण कंपोज्ड बाय पोएट कंबार इन 19th century AD या सी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू प्रमोट कंबा रामायण रिसाइटल्स इन तमिलनाडु। तीसरा, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ कंबा रामायण इज प्रिजर्व्ड इन नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन आर्काइव्स। ठीक है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तहत देखो तकरीबन 3.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो डिजिटाइज किया गया है और तकरीबन 75,000 मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिजिटल मोड पे लोगों के लिए पब्लिकली अवेलेबल भी करा दी गई है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तहत। ये ध्यान रखना, ये भी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जो आपको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है करेक्ट आंसर। देखो इसमें क्या है, कंबा रामायण, इसको राम अवतारम भी कहा जाता है और इसे कंबार के द्वारा 12th century AD में ही इसकी रचना की गई थी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अडैप्टेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च्ड प्रिजर्व एंड प्रमोट कंबा रामायण रिसाइटल्स, तो दूसरा भी ठीक है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ये भी ठीक है। तीसरा, देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ कंबा रामायण इज प्रिजर्व्ड अंडर, तो इसका अभी तक कुछ प्रमाण नहीं है कि जो ओरिजिनल कंबा रामायण है उसी को जो है नेशनल मिशन आर्काइव्स में रख करके डिजिटाइज किया गया, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो यानी 1 and 2 इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो विद रेफरेंस टू इंडियाज रीसेंट एडिशंस टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुदुमल मेगालिथिक menhirs in Telangana date back to Iron Age and were likely to be used for ritualistic or astronomical purposes. Kanger Valley National Park in Chhattisgarh is known for its limestone caves and is home to Bastar Hill Maina. 64 Yogini temples are unique because they follow Dravidian architectural style and are primarily found in Tamil Nadu and Kerala. देखो अब ये इंडिया ने कुछ रिसेंट एडिशंस किए यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, उससे संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं। आपको बता रहे कौन सी उसके संदर्भ में ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए एक बार 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3 इसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो आंसर देखते हैं। देखो 1 and 2 करेक्ट। देखो मेदुमल मेगालिथिक मेनहीर तेलंगाना में 3,500 से 4,000 साल जो है वो पुराने हो सकते हैं और रिचुअलिस्टिक और एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज से यूज करते होंगे, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में इसको डाला गया। दूसरा, कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बस्तर हिल मैना पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड भी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस्तर हिल मैना छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड भी है, बिल्कुल ठीक है ये दोनों इंफॉर्मेशन। बट थर्ड, 64 योगिनी टेम्पल डू नॉट फॉलो द्रविडियन आर्किटेक्चर। अब 64 योगिनी मंदिर जो है और ये मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो ये द्रविडियन स्टाइल नहीं है, ना तमिलनाडु केरला में। 64 योगिनी मंदिर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, they have a circular layout and mainly found in मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, नॉट इन तमिलनाडु। तो 64 योगिनी के जो मंदिर हैं वो इन राज्यों में पाए जाते हैं और उत्तर भारतीय परंपरा का हिस्सा है, ना कि दक्षिण भारतीय द्रविडियन परंपरा का। ठीक है, तो यानी कि ये वाला आपका रॉन्ग है, आंसर शुड बी 1 and 2। ठीक है,
चलो नेक्स्ट इज एक और इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली एडेड यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट साइट्स, ये भी टेंटेटिव लिस्ट से ही है, ठीक है। फर्स्ट है अशोकन एडिक्ट साइट्स, सेकेंड पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलास, गुप्ता टेम्पल्स। अब देखो इसके फीचर्स को इनके साथ मैच करके पेयरिंग करना है आपको। अशोकन एडिक्ट साइट सामने लिखा है प्रमोट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल धमा थ्रू इंस्क्रिप्शंस। दूसरा पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलास फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर बिल्ट बाय राजपूत रूलर्स। तीसरा गुप्ता टेम्पल बिल्ट प्राइमरली इन 8th-9th सेंचुरी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा रूल, ठीक है। ये भी यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट जो साइट है, तो मतलब टेंटेटिव साइट लिस्ट है, उसी से पूछा गया है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है उसके फीचर के साथ, ठीक है। तो देखिए एक बार, आंसर है 1 and 2 ओनली। क्यों? अशोकन एडिक्ट साइट राजा अशोक के द्वारा ही उनको एक तरीके से एस्टैब्लिश करवाया गया था, और इसमें धमा है, धमा जो राजा अशोक का जो धम्मा का प्रचार उन्होंने किया था उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें अशोकन एडिक्ट से मिलती है, जो मेनली बुद्धिस्ट टीचिंग से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका में आपको ये मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये तो फीचर बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पैलेस फोर्ट्रेस जो बुंदेला का है, इसे बुंदेला राजपूतों ने बनवाया था, ओरछा, दतिया और चंदेरी के, ठीक है। और इसमें राजपूत मुगल ब्लेंड दिखता है आर्किटेक्चर में, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तीसरा देखो, गुप्ता टेम्पल्स 4th से 6th सेंचुरी में बने थे, ठीक है। और राष्ट्रकूटा रूल में कैसे हो सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल ही था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये तो बड़े आसानी से हो जाने वाला था। तो 1 and 2 ओनली इसमें करेक्ट है। विद रेफरेंस टू ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम से है, स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू प्रमोट इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स। दूसरा, it is previously known as scheme for promotion of international cultural relations. It is one of its key components is the Festival of India, which allows Indian artists to perform internationally. ठीक है, तो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3, देखो जल्दी से, चले देखिए आंसर देख लेते हैं जल्दी से। चल देखो 2 and 3 इसमें करेक्ट है। कैसे? देखो स्टेटमेंट 1 कैसे करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉट इन एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये तो पहला आराम से गलत हो जाए। दूसरा, इसको स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन कहते थे पहले, बिल्कुल ठीक। ये जो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन थी, अब वो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम बन गई है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस स्कीम इज रीनेम्ड एज ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। और तीसरा, फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक मेजर कंपोनेंट है इस स्कीम का, और इंडियन आर्टिस्ट को इसमें इंटरनेशनली परफॉर्म करने का मौका मिलता है, इंडियन कल्चर को शोकेस करने का मौका मिलता है। तो दिस इज करेक्ट। तो सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, यानी आपका आंसर बी करेक्ट। चलो अगले सवाल पर आते हैं। विद रेफरेंस टू रीसेंट सेलिब्रेशंस ऑफ अमीर खुसरोज लीगेसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अमीर खुसरो जिन्होंने 3 जो दिल्ली सल्तनत जनरेशंस को सर्व किया, जाने जाते हैं फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से, और उनकी बहुत फेमस जो उनकी जो कंपाइलेशन जिहाल मिस्किन और छाप तिलक सब चीनी, बहुत फेमस जो उनकी कंपाइलेशन है, रिसेंटली बहुत न्यूज में भी रही, ठीक है ना। तो जहान खुसरो फेस्टिवल डेडिकेटेड टू अमीर खुसरो इज एन एनुअल सूफी म्यूजिक फेस्टिवल रिसेंटली अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 1 Second, Amir Khusro is credited with developing Qawwali, a form of devotional music that continues to be performed at Sufi shrines today. Government of India has recently declared Khusro's birth anniversary as National Sufi Music Day in his honor of his contributions. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, ठीक है। देखे 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3, देखो चलो देखो। पहला, जहान खुसरो एनुअल सूफी फेस्टिवल है, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया 25वें एडिशन में, बिल्कुल ठीक है। 25th एडिशन में पार्टिसिपेट किया, 25th एडिशन भी आप याद रख लेना, ठीक है।
तो जहान ए खुसरो फेस्टिवल हुआ था अभी रिसेंटली सेलिब्रेटेड, जिसमें मोदी जी ने भी शिरकत की थी। अमीर खुसरो कव्वाली गायन के लिए जाने जाते, बिल्कुल ठीक, सूफी परंपराओं में आज तक उनका बोलबाला है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा तीसरी, अमीर खुसरो अभी तक उनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल सूफी म्यूजिक डे के तौर पे ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है, इसीलिए ये हो गया गलत। ये ठीक है, ये ठीक है, यानी आपका 1 और 2 इसमें करेक्ट है। ठीक है, चल recently which of the following statements have been reported in news regarding tribal communities in India? तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़ी स्टेटमेंट आप देखें। NHRC has intervened in alleged human right violations of the जुआंगा ट्राइब इन क्योंझार उड़ीसा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी इंटरवीन किया ह्यूमन राइट वायलेशंस में के संदर्भ में जुआंग ट्राइब से रिलेटेड क्योंझार उड़ीसा में। उसके अलावा समग्र शिक्षा केरला हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू एजुकेट अ बेड रिडन ट्राइबल गर्ल फ्रॉम Cholanaikan tribe in Kerala. C. Juang tribe is classified as particularly vulnerable tribal group, whereas the Cholanaikan tribe has only scheduled tribe status and is not categorized as a PVTG. D option है, both A and B are correct but not C. तो देखिए क्या है इसका आंसर। देखो ये दोनों न्यूज आइटम्स जो हैं वो पहला जो इसमें देखोगे आप वो सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी इंटरवीन किया है एक ह्यूमन राइट वायलेशन इन केस ऑफ जुआंगा ट्राइब क्योंझार उड़ीसा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा समग्र शिक्षा केरला ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है ताकि वो बेड रिडन ट्राइबल गर्ल जो है चोलनैकन ट्राइब की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, तो ये भी ठीक है। लेकिन तीसरा वाला इसमें एक गलती है, मैं आपको बता देता हूं तीसरे वाले में क्या गलती है। जो क्या है कि जुआंगा ट्राइब विच बिलोंग्स टू, अब ये देखो कि समग्र शिक्षा का भी ठीक है और जो आप ये कह रहे हैं कि जुआंगा ट्राइब इज क्लासिफाइड एज पीवीटीजी एंड चोलनैकन ट्राइब हैज ओनली SC/ST स्टेटस एंड इज नॉट कैटेगराइज्ड। अब ये वाला जो है ना, जो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही पीवीटीजी ग्रुप में है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, बट चौथा ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि इसको भी ये ठीक बता रहा है। ठीक है, यानी ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि A and B आर करेक्ट बट नॉट C, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो आएगा ना वही आएगा। अब ऑल दो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी, लेकिन क्योंकि आंसर जो आएगा वो आपका इसमें D आएगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा ट्रिकी था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अजीत सिंह एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा लिंक्ड हो जाता है। ये पगड़ी संभाल दिवस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 23rd February 2021 to honor Ajit Singh's contribution and recognize ongoing struggles of farmers. भगत सिंह के रिलेटिव, ठीक है, तो पगड़ी संभाल दिवस उनसे जुड़ा है। अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट 1907 में शुरू किया था अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन एंड द्वाब एक्ट्स व्हिच restricted land ownership for farmers. He was deported to Mandalay prison along with Lal Lajpat Rai under the Rowlatt Act of 1919 during his speeches in Rawalpindi on 21st April 1907. He was actively involved in revolutionary activities abroad, founded the Revolutionary Association in Paris, collaborated with Ghadar Party and later contributed to Azad Hind Fauj in Italy. थोड़ा सा ध्यान से देखनी होगी। अगर ये आपने अजीत सिंह से जुड़ा हुआ आर्टिकल पढ़ा है देन यू विल बी एबल टू आंसर इट, वरना इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो पगड़ी संभाल दिवस नोट करना 23 फरवरी 2021 को मनाना शुरू किया है भारत सरकार ने, ताकि अजीत सिंह जी के कंट्रीब्यूशन जो फार्म स्ट्रगल को लेके थे उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। दूसरा यहां पे अगर आप देखेंगे तो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट उन्होंने 1907 में शुरू किया था कॉलोनाइजेशन के खिलाफ और लैंड ओनरशिप राइट्स के लिए, ये भी ठीक है, यानी ये ठीक, ये ठीक। तीसरा ये इनकरेक्ट है, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय डिपोर्ट किए गए थे मैंडले जेल में इन 1918, ठीक है, 1918 नॉट इन रोलेट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, तो 1918 बट 1919 की रोलेट एक्ट से पहले ही वो जो अंडर मैंडले अंडर रेगुलेशंस 3, ठीक है, ऑफ 1918, बट ये गलत है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट से पहले ही उनको कर दिया गया था, ना कि रोलेट एक्ट के बाद। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। उसके अलावा चौथा जो स्टेटमेंट है कि हाँ अजीत सिंह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जैसे
पेरिस में गदर पार्टी से भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, आजाद हिंद फौज इटली में जो बनी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आएगा 1, 2 and 4। Which of the following statement correctly describes डोकरा आर्टवर्क? अब ये देख लो, डोकरा आर्टवर्क एंड इट्स रीसेंट ग्लोबल रिकॉग्निशन। पहला, पीएम मोदी गिफ्टेड डोकरा स्कल्पचर टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ड्यूरिंग विजिट टू फ्रांस in February 25, showcasing India's rich tribal heritage. Dokra artwork, an ancient metal casting technique, originated in India over 4,000 years ago and primarily practiced in Chhattisgarh, West Bengal, Jharkhand, Odisha. Dokra art process involves lost wax technique, which results in identical mass-produced pieces with precise detailing. Dokra sculptures often depict the tribal musician, dancer, animal like elephants and horses, deities, symbolizing culture and स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिजीनियस लाइफ। अब देखो इसकी सारी स्टेटमेंट्स एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर मैं इसका एक बार आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, चलो इसके साथ ही मैं डिटेलिंग भी आपको समझा दूंगा। देखो पहला, मोदी जी ने डोकरा स्कल्पचर जो है ना वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट किया था, बिल्कुल ठीक है, जो बेसिकली इंडिया की रिच ट्राइबल हेरिटेज को दिखाता है। तो ध्यान रखना, डोकरा आर्टवर्क है जो जिसका एक नमूना जो है उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कब? जब वो फ्रांस गए थे अभी फरवरी 2025 में। डोकरा आर्टवर्क दूसरा कि ये 4000 साल पुरानी जो है वो मेटल कास्टिंग टेक्निक है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में चलती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है, तीसरा इनकरेक्ट है, ये हैंड क्राफ्टेड है, हाथ से मेटल को शेप दी जाती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज नहीं होती है। ये ध्यान रखना, डोकरा आर्टवर्क हाथ से मोल्डिंग की जाती है, ना कि कोई लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। ठीक है, चौथा, डोकरा स्कल्पचर जो है बेसिकली अगर आप इसमें देखेंगे तो हाँ इसमें ट्राइबल म्यूजिशियंस को दिखाया जाता है, डांसर, एलिफेंट, हॉर्सेस, डाइटीज, ये सब दिखाए जाते हैं, तो यानी ये ठीक है, यानी सिर्फ थर्ड इसमें इनकरेक्ट है। ओनली 1, 2 and 4 इसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिसेंटली फोर्ट विलियम, द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, वाज रीनेम्ड विजय दुर्ग। विद रेफरेंस टू दिस नेमिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर आप लोगों ने हमारा हमारी मॉक टेस्ट, जो हम लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं सैटरडे को, वो अटेंड किया था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन था फोर्ट विलियम की रीनेमिंग से लेकर। ठीक है, तो फोर्ट विलियम was originally built by British in 1857 and served as major military base during the revolt of 1857. दूसरा, Vijayadurg Fort, after which Fort William was renamed, was originally built by British and later captured by Marathas under Chhatrapati Shivaji Maharaj. Third, renaming initiative at Fort William also included renaming Kitchener House as Manekshaw and St. George Gate as Shivaji Gate. This renaming is part of broader government initiative to revive historical Indian military ट्रेडिशन एंड मूव अवे फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसीज। देखो फोर्ट विलियम से जुड़ा हुआ पहला स्टैटिक वाला जो पोर्शन है, पहली बात फोर्ट विलियम जो बना था 1896 में बनाया गया था, इसी पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, तो 1857 में कैसे बन सकता है? ठीक है, तो यही गलत हो गया। अब विजयदुर्ग, ठीक है, 1 तो इनकरेक्ट है बिल्कुल, और विजयदुर्ग आफ्टर विच फोर्ट विलियम वाज रीनेम्ड वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय ब्रिटिश एंड लेटर कैप्चर्ड। अब ये कहते हैं कि बिल्ट बाय मराठास एंड नॉट ब्रिटिश। ठीक है, विजयदुर्ग फोर्ट ओरिजिनली जो था जहां पर फोर्ट विलियम बनाया गया था उसे मराठाओं ने बनाया था, बाद में अंग्रेजों ने उसे कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये यहां पे उल्टा दिया हुआ, तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अब रीनेमिंग इनिशिएटिव जो फोर्ट विलियम का है, अब इसमें किचनर हाउस जो एक वहां पे इमारत है उसको मानिकशॉ हाउस नाम दे दिया गया। ब्रिटिश जनरल किचनर के नाम से इसको बदल करके हमारे एस जो कमांडर जो थे हमारे चीफ आर्मी के, जनरल सैम मानिकशॉ, उनके नाम से मानिकशॉ हाउस कर दिया गया, और सेंट जॉर्ज गेट को बदल करके शिवाजी गेट नाम दिया। ये बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये रिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो ये ठीक है। ठीक है, और ये जो रीनेमिंग की गई है ये हाँ एक बड़ा प्रोग्राम है, जो एक तरीके से जो रीनेमिंग ब्रॉडर गवर्नमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो यानी कि आपका 3 and 4 इसमें करेक्ट है, यानी थर्ड इज करेक्ट,
फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म दशावतार। दशावतार थिएट्रिकल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दशावतार इज अ फोक थिएटर परफॉर्म्ड इन महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ गोवा। ये पहली स्टेटमेंट कहती है। दूसरी, इन्फ्लुएंस्ड बाय कर्नाटक यक्षगाना एंड ओरिजिनेटेड इन ओवर 1800 ईयर्स अगो। 800 साल से भी पहले ओरिजिनेट हुआ था ये। तीसरा, ओनली फीमेल परफॉर्मर्स एक्ट बोथ मेल एंड फीमेल रोल्स इन दशावतार। चौथा, कॉमिक इंटरलूड्स नोन एज भरूद और विदूषक आर यूज्ड टू एंटरटेन द ऑडियंस व्हाइल सटली एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 1 2 4, 2 3 4, 1 3 या 1 2 3 4। देखिए एक बार सॉल्यूशन देखो। चलो देखो, दशावतार बहुत फेमस थिएट्रिकल फॉर्म है गोवा की। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रीजन और गोवा के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत फेमस है। बिल्कुल ठीक है, सिंधुदुर्ग रीजन महाराष्ट्र का, तो मतलब जो नॉर्थ कोंकण कोस्ट है उस तरफ ये फेमस है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कर्नाटका का यक्षगाना जो थिएटर है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है ये। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस्ड है कर्नाटका के यक्षगाना से, जो 800 साल से भी ज्यादा पहले ओरिजिनेट हुआ था, उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इसके अंदर ओनली मेल परफॉर्मर्स एक्ट मेल एंड फीमेल रोल्स, तो इसमें फीमेल नहीं, दोनों मेल और फीमेल के रोल करती, बल्कि मेल और फीमेल के रोल करते हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, और इसके अंदर चौथा ठीक है, भरूद या विदूषक जो होता है वो बीच बीच में एक तो स्टोरी लाइन को बोलता जाता है और बीच बीच में कुछ सोशल सटायरिकल कॉमेडी भी वो करता रहता है, तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दशावतार वैसे भी स्टैटिक जो आपका पार्ट है उसमें भी है, तो दशावतार एक तो कोंकण कोस्ट का थिएट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, जैसे ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर और भी सारे हैं, जैसे माच भी एक थिएट्रिकल फॉर्म है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी एक फेमस थिएट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, तो आप भान पाथेर जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा जैसे सांग है जो हरियाणा रोहतक इस रीजन का है। ठीक है, तो ये नौटंकी है उत्तर प्रदेश से, तो ये सारे उसी में से एक दशावतार है और उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है आपका। तो दशावतार मेनली नॉर्थ कोंकण रीजन में आपको मिलेगा। उसके अलावा कर्नाटका के यक्षगाना से प्रभावित है, दोनों ठीक हो गए। इसमें विदूषक होता है जो बेसिकली जब प्ले चल रहा होता है तो उस समय वो प्ले को चलाता है और सबके डायलॉग्स विदूषक बोलता जाता है, और साथ ही में बीच बीच में कॉमेडी, सटायर, सोशल इश्यूज को भी उठाता रहता है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यानी 1 2 4 यानी आपका ऑप्शन है। विद रेफरेंस टू ज्ञान भारतम मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ज्ञान भारतम मिशन से जुड़ा हुआ है। इट एम्स टू डिजिटली आर्काइव एंड डॉक्यूमेंट ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस वेरियस इंस्टीट्यूशन कलेक्शंस इन इंडिया। दूसरा, मिशन फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एक्सक्लूड्स साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ Indian knowledge system is a key initiative under this mission, facilitating research and global accessibility. Mission also seeks to integrate ancient Indian knowledge with modern education and foster research and innovation. अब देखो, ज्ञान भारतम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल जो सेशन हुआ था, जो हमारा लाइव मॉक टेस्ट, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, मैंने यहां पर भी रखा क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट। अब इसको देख लो, ज्ञान भारतम मिशन। अब इसकी अगर हम देखें तो पहली स्टेटमेंट इसमें ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मकसद यह कि डिजिटल आर्काइव बनाया जाए 1 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास हैं देश भर में। तो जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके उनका डिजिटल आर्काइव बनाने की तैयारी हो रही है ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ठीक है, मकसद है कि इसके अंदर रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट और अलग अलग विषय के मैन्युस्क्रिप्ट, चाहे वो फिलॉसफी हो, लिंग्विस्टिक हो, मैथमेटिक्स हो, सबके रखे जाएं। लेकिन ये बोलता है नहीं कि सिर्फ जो है वो रिलीजियस, तो ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे तरीके के अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने की एक इनिशिएटिव है। नेशनल डिजिटल जो रिपोजिटरी है वो इसके अंदर एक की इनिशिएटिव है जो रिसर्च और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी में मदद करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, रिपोजिटरी बनाई जा रही है, इसमें सारे आर्काइव मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, और चौथा, इसके जरिए एंशिएंट इंडियन नॉलेज को मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकेगा और इनोवेशन और रिसर्च पॉसिबल हो पाएगा। यानी 1 ठीक,
थ्री ठीक, फोर ठीक, यानी आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो जो हमारा सैटरडे लाइव मॉक था उसका ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखो। मैं फिर से बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स सिर्फ इसी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारे जो है हर सैटरडे हम लाइव मॉक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए, जो आपका 25 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए हम आपको मॉक सेशंस जो है वो दे रहे हैं। आप वो मॉक जो है वो पूरे वो उनको उनके पीडीएफ्स डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और साथ ही में हम उनका लाइव सॉल्यूशन भी करा रहे हैं हर सैटरडे। ठीक है, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा बता दूं तो ये जो हमारा अभी ये जो आप क्लास देख रहे हो, ये भी एक वाइडर प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सारे ही सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करेंगे इन नेक्स्ट 6 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो इसके जरिए आपको क्या फायदा होगा कि आपका करंट अफेयर सारा प्रिपेयर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये जरूर ज्वाइन कर लो। ये आपको बिल्कुल, अगर आपने अभी तक भी करंट अफेयर्स कोई बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो ये आपको बहुत हेल्प कर देगा, ये आपको पेपर में करंट अफेयर्स को टैकल करने में। ठीक है, तो पहला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म के द्वारा कॉन्फर किया जाता है फॉर यंग आर्टिस्ट अंडर द एज ऑफ 35। दूसरा, अवार्ड कॉन्फर्स ओनली क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स। दूसरा, तीसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आफ्टर हुम द अवार्ड इज नेम्ड वाज फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न। देखो, पहली स्टेटमेंट यहां पर ये एक तो यंग आर्टिस्ट अंडर द एज ऑफ 40 है, इसके अंदर मतलब जो 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से। तो 40 साल किए थे तो ये गलत हो जाता है पहला। दूसरा, अवार्ड कवर्स म्यूजिक एंड डांस ओनली, नहीं, ये अवार्ड थिएटर, ट्रेडिशनल फोक, ट्राइबल आर्ट, पपेट्री और अलग अलग चीजों में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए दिया जाता है, ना सिर्फ म्यूजिक और डांस के लिए, तो ये भी गलत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनके नाम से ये अवार्ड दिया गया, ये पहले इंडियन म्यूजिशियन थे भारत रत्न हासिल करने वाले, नहीं, एमएस सुब्बालक्ष्मी थी जिनको 1998 में जो अवार्ड मिला था, तो फर्स्ट म्यूजिशियन वो थी जिनको भारत रत्न मिला। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान साहब थे जिनको 2001 में मिला। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला म्यूजिशियन, तो वो ये थे। ठीक है, तो यानी ये भी आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर आना चाहिए नन ऑफ द अबव इसमें। ठीक है, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड डांस फॉर्म्स। बहुत था न्यूज में, देखना आप कैसे। लेजिम डांस, सुना सुना लग रहा कहीं? लेजिम डांस, अ ट्रेडिशनल फोक डांस of Maharashtra, was historically used in military training during Chhatrapati Shivaji Maharaj's reign. Recently, Prime Minister Narendra Modi gifted an exquisite Dokra sculpture to the French president, showcasing India's ancient metal casting tradition. Dokra artwork is a primarily practiced in Rajasthan, Gujarat, known for its intricate lost wax technique. अब ये जो है ना कुछ मिक्स करके जो न्यूज को एक क्वेश्चन बनाया गया। पहला, लेजिम डांस से पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोकरा आर्ट वर्क को गिफ्ट किया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, लेजिम डांस बिल्कुल ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लेजिम डांस जो है वो शुरू करवाया था बेसिकली मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, ताकि भाई उनके जो सोल्जर्स हैं वो फिट रहें, वो ये डांस करते थे। तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोकरा स्कल्पचर अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को गिफ्ट किया जब वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, इंडिया की एंशिएंट मेटल कास्टिंग टेक्निक को ये दिखाता है। लेकिन तीसरा, डोकरा आर्टवर्क इज नॉट रिलेटेड टू राजस्थान एंड गुजरात, पहली चीज तो। दूसरा, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसमें कहां होती है? अभी मैंने बताया था इसके अंदर तो हैंड कास्टिंग होती है ना, तो हैंड कास्टिंग होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें ध्यान रखना। तो ये छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की टेक्निक है डोकरा आर्टवर्क, पहली बात तो। ठीक है, तो सॉरी, तो डोकरा आर्टवर्क या गुजरात राजस्थान नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और उस रीजन की, ना कि राजस्थान गुजरात की, तो ये गलत हो गया। और इसमें दूसरा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती ही नहीं, हाथ से इसको मोल्डिंग की जाती है इसमें, तो वो टेक्निक है इसमें। तो और फर्स्ट और सेकंड इसमें ठीक है, ओनली 1 और 2 इसमें आपका आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जीआई टैग टॉयज, ठीक है, एंड their respective states is are correctly matched. चन्नापटना टॉयज तमिलनाडु, थंजावुर डॉल्स कर्नाटका, निर्मल टॉयज तेलंगाना, कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है, कौन, तो ओनली 3 and 4, 2, 3 and 4, 1 and 4 या ओनली 3। जीआई टैग टॉयज और उनकी स्टेट के साथ पेयरिंग की गई है, ठीक है। चलो देखिए आंसर, चलो आंसर देखते हैं। देखो आंसर क्या है, देखो छन्नापटना टॉयज कर्नाटका से यहां पर तमिलनाडु दिया है, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके अलावा थंजावुर डॉल्स तमिलनाडु, थंजावुर तो नाम, अरे ये कर्नाटका कैसे हो सकता है। निर्मल टॉयज हैंडक्राफ्टेड वुडन टॉयज है बेसिकली, ठीक है, और तेलंगाना से ट्रेडिशनल डिजाइनिंग होती है इसमें, तो ये ठीक है। कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश के, ये भी बिल्कुल ठीक है, रूरल लाइफ को और माइथोलॉजिकल थीम्स को डिपिक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक। दिस इज करेक्ट, दिस इज, बट दीज स्टेट्स आर नॉट करेक्ट। तो यानी थंजावुर डॉल्स तमिलनाडु आना था, चन्नापटना टॉयज जो आना था उसमें कर्नाटका आना था, तो उल्टा दिया हुआ है। तो यानी कि आपका 3 and 4 इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एट्टिकोप्पका टॉयज एंड देयर कल्चरल सिग्निफिकेंस। फिर से टॉयज पर क्वेश्चन। एट्टिकोप्पका टॉयज 400-year old वुडन टॉय मेकिंग ट्रेडिशन है, वर फीचर्ड इन आंध्र प्रदेश टैब्ल्यू ऑन इंडिया 76th रिपब्लिक डे एट कर्तव्य पथ, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, द टॉयज आर क्राफ्टेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सैंडलवुड ट्री नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड fragrance. Third, toys used natural dyes extracted from seeds, roots, leaves and bark and are finished using the lacquer turning technique. Or Eticopa toys received the geographical indication tag in 2017. 1, 3 and 4, 2 and 3, 1 and 4 या 1, 2, 3, 4 चार। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पहला बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो यहां क्यों, आंध्र प्रदेश का एक टैब्लो जो है वो दिखाया गया था 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी कर्तव्य पथ पे, और उसमें एट्टिको को पक्का टॉय दिखाए गए थे जो इतने सफाई से बनाए जाते हैं कि उसके कोई शार्प एजेस नहीं होते, ठीक है, और सैंडलवुड से नहीं, अन्नुकुडु ट्री की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अन्नुकुडु ट्री की, अंकुडु ट्री की लकड़ी से इसको बनाया जाता है, ना कि सैंडलवुड से। तो इसलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है जो इसमें ये कहती है कि भाई ये बनाए जाते हैं सैंडलवुड ट्री से, तो ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। तीसरा, इसमें नेचुरल डाइज का यूज करते हो, इतना स्मूथ और ग्लॉसी फिनिश इसको बनाया जाता है लेकर टर्निंग टेक्निक से, ठीक है। तो मतलब इसको लेकर टर्निंग टेक्निक से उसकी शार्प एजेस को बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया जाता है लकड़ी की, तो इसी वजह से ये तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकर टर्निंग टेक्निक यहां पर जो बोला गया बिल्कुल करेक्ट है। इनको जीआई टैग मिला था 2017 में एटिकोप्पा का टॉयज को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी सिर्फ सेकंड इज रॉन्ग। तो यानी आपका 1, 3 and 4 इसमें भी आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कलरई पट्टू एंड एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। कलरई पट्टू से जुड़ा हुआ है। कलरई पट्टू कंसीडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड ओरिजिनेटिंग इन केरला, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग इन कलरई पट्टू इंक्लूड मय्यपट्टू, कोलथारी, अंगथारी एंड विरुकमई, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्बैट। Southern style of Kalarai Pattu is characterized by linear movements, whereas the northern style allows movement in any direction. Kalarai Pattu was included in Nationalist and Intangible Cultural Heritage of India in 2009. अब देखें एक बार कि क्या इसमें आंसर हो सकता है 1 to 4, 1, 3, 2, 4 और 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं हम ना, ठीक है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया, यू कैन पॉज एनी टाइम, जब भी आपको लगे तो आप पॉज कर लो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद आपने क्वेश्चन देख लिया, आप पॉज कर लो, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कलरई पट्टू ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है, केरला में ओरिजिनेट हुआ और भगवान परशुराम या सेज परशुराम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें तो केरला तक की इंफॉर्मेशन है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक, बिल्कुल ठीक है। अगर परशुराम जी से जुड़ा है तो एंशिएंट फॉर्म तो है ही, ठीक है। ऊपर से 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग इसमें है। अब देखो, देखते हैं इसमें जो सेकेंड है, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग होती है। मय्यपट्टू
जिसमें बॉडी कंडीशनिंग होती है शुरू में, कोलथारी जिसमें वुडन वेपन ट्रेनिंग होती है लकड़ी के हथियारों से, तीसरी अंगथारी जिसमें मेटल के हथियारों से ट्रेनिंग होती है, फिर वर्मकई बेयर हैंड कॉम्बैट होता है इसमें। तो ये चारों इसी की स्टेजेस है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, अब नॉर्दर्न स्टाइल जो है इसमें स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होती है और सदर्न स्टाइल में किसी भी डायरेक्शन में। ये उल्टा दिया है कि जो सदर्न स्टाइल ऑफ कलरई पट्टू है उसमें लीनियर मूवमेंट बोल रही है, और जो नॉर्दर्न स्टाइल है उसमें कह रहा है कि भाई कहीं भी मूवमेंट हो जाती है बॉडी की इसमें। लेकिन जो उल्टा दिया है, यानी कि होता क्या है कि जो नॉर्दर्न स्टाइल है उसमें एक ही लाइन में जो है वो मूवमेंट होती है बॉडी की इस मार्शल आर्ट फॉर्म में, लेकिन सदर्न स्टाइल में फ्री होती है। तो इसने उल्टा दिया है। ठीक है, चलो, तो ये वाली स्टेटमेंट इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि इसने उल्टा दिया है। कलरई पट्टू, इसको नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में 2009 में इंक्लूड किया गया था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यानी आपका 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट साइट ऑफ रत्नागिरी इन ओडिशा। पहला, it is part of a diamond triangle of Odisha along with Udaygiri and Lalitgiri. Second, the site flourished primarily under the patronage of Mauryan Emperor Ashoka. Ratnagiri was a center of Mahayan and Vajrayana Tantrayan Buddhism. ठीक है। Fourth, annual Bali Yatra festival in Odisha commemorates the state's historical, trade and cultural connections with Southeast Asia. ठीक है, अब रत्नागिरी साइट से रिलेटेड है ये 1 and 3, 1, 3 and 4 करेक्ट ही पूछा गया, 1, 3, 4, 2 and 4 या 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला, रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी ये डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो उड़ीसा का जो डायमंड ट्रायंगल है उसमें रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी तीनों हैं। ठीक है, साइट जो है वो मौर्यन एम्परर अशोका के समय पे बनी थी। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट कहती है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। कहते हैं कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में उनका बड़ा रोल था, लेकिन ये साइट उस समय नहीं बनाई गई। ठीक है, भौमंकारा डायनेस्टी के समय पर 10वीं शताब्दी में इसके बनाए जाने का अंदाजा है। रत्नागिरी महायान और वज्रयान ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा, एनुअल बलि यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा में जो होती है वो 2000 साल पुराने मैरीटाइम ट्रेड कनेक्शंस को दिखाता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो बाली यानी बाली आइलैंड जो इंडोनेशिया का उससे आया, तो इसी वजह से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यानी आपका 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following cultural traditions are unique to Kumbh Mela and prominently observed during the Mahakumbh Mela 2025 in प्रयागराज। अब देखो, ये महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत चांसेस है महाकुंभ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट, पेशवाई प्रोसेशन, अखाड़ा दर्शन, कल्पवास और संध्या आरती एट संगम। तो ये आपको बताना है कि which of the following cultural tradition is are unique to Kumbh Mela and prominently observed during the Mahakumbh Mela 2025 in प्रयागराज। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला, ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है, देखो, पहला है कल्पावा, मंथ लॉन्ग स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है कल्पवासियों का जो संगम के नजदीक रहते हैं। ठीक है, तो ये तो जो बिल्कुल है इस समय पे नहीं होता, तो पहला ठीक है। ठीक है, दूसरा ठीक है, ये जो कल्पावा है ये स्पिरिचुअल रिट्रीट होता है डिवोटीज का। ठीक है, और ये कहते हैं कि इसका मेंशन पद्म पुराण में भी मिलता है। और संध्या आरती एट संगम ये गंगा, यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पर होता है, ये हिंदू कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका 1, 2, 3, 4 चारों ही आपके करेक्ट है। ठीक है, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया। GI tags are issued by Ministry of Culture. GI tags are governed by an act passed in 1999. GI ensures legal protection of products having
यूनिक क्वालिटीज ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ठीक है, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन जीआई टैग से जुड़ा हुआ है। तो जीआई टैग्स, पहली बात तो ये जीआई रजिस्ट्री जो है ना, ये ज्योग्राफिकल ये होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है ना। जीआई टैग्स, अब जीआई टैग्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। जीआई इंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन, ये भी ठीक है। ठीक है, जीआई इंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग यूनिक क्वालिटीज ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल ओरिजिन। ठीक है, तो आपका आंसर 2 एंड 3 आएगा। अब आ जाते हैं 25वें पे, फिर से कुंभ मेला पे एक क्वेश्चन। द वर्ड कुंभ इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत टर्म मीनिंग नेक्टर ऑफ इमोरलिटी। ठीक है, दूसरा, 4 लोकेशन ऑफ कुंभ मेला डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वेयर ड्रॉप्स ऑफ अमृत फेल ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। थर्ड, रिवर्स एसोसिएटेड विद 4 कुंभ मेला लोकेशंस इंक्लूड गंगा, गोदावरी, शिप्रा एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती। Fourth Mahakumbh occurs once every 144 years after the completion of 12 पूर्ण कुंभs। ठीक है, तो 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। देखिए इसका आंसर, देखिए देखो, चलो इसका आंसर देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, अब समुद्र मंथन से अमृत निकला था, पर कुंभ तो बेसिकली घड़े को कहा जाता है, कि तो घड़े में जरूर था, लेकिन कुंभ जो है वो शब्द किसके लिए, वो शब्द घड़े के लिए होता है, ना कि अमृत के लिए होता है। तो दिस इज रॉन्ग। दूसरा, 4 लोकेशंस ठीक है बिल्कुल, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जहां पर गिरा था, बिल्कुल आप ये कह सकते हो। तो अमृत जहां पर गिरा था समुद्र मंथन के बाद, वो बिल्कुल वैसी ही है लोकेशन डिसाइडेड। उसके अलावा हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ये 4 जगहें हैं। ठीक है, जहां पर होता है। तो इसमें यहां पर जो दिया क्या है कि पहला जो गंगा नदी, गोदावरी नदी, शिप्रा। अब देखो बिल्कुल ठीक दिया है कि गंगा नदी के तट पे कौन सा हो गया आपका लोकेशन, हरिद्वार हो गया। शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन हो गया। नासिक में गोदावरी नदी है ही। प्रयागराज में संगम हो गया 3 नदियों का। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक दिया है। और महाकुंभ जो है वो 144 ईयर्स के बाद आता है, बिल्कुल ठीक है, 144 ईयर्स के बाद, और 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग होगा, बस 2, 3, 4 करेक्ट होगा। फर्स्ट रॉन्ग होगा, 2, 3, 4 इसमें करेक्ट होगा। विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ मेला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये कुंभ मेला के टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। माघ मेला इज स्मॉलर वर्जन ऑफ कुंभ मेला हेल्ड एनुअली एट प्रयागराज। माघ मेला इज स्मॉलर वर्जन ऑफ कुंभ मेला हेल्ड एनुअली एट प्रयागराज। अर्ध कुंभ मेला occurs every 6 years and rotates among the Kumbh Mela locations. Purna Kumbh Mela is held once every 12 years at the one of the 4 designated sites. Mahakumbh Mela is celebrated once in 144 years at Prayagraj. अब 1 and 3, 2 and 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 देखें। अब देखो, अब इसमें पहला क्या, माघ मेला जो हमारा है ना, ये हर साल आयोजित किया जाता है प्रयागराज में, माघ के महीने में, जनवरी फरवरी में होता ही होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, अर्ध कुंभ अकर्स एवरी 6 ईयर्स, पर सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ कहां होता है, प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है, प्रयागराज एंड हरिद्वार, नॉट इन अदर 2 लोकेशंस। ठीक है, बाकियों पे, बाकी 2 पे नहीं होता है। ठीक है, उज्जैन और नासिक में नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्ण कुंभ मेला, अब पूर्ण कुंभ मेला 12 साल के बाद आता है और चारों जगहों पर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 4 डेजिग्नेटेड साइट्स पे। महाकुंभ मेला 144 ईयर्स के बाद आता है एट प्रयागराज, बिल्कुल ठीक है। ये रेयरेस्ट ऑफ कुंभ माना जाता है 140 ईयर्स के बाद, 144 ईयर्स के बाद, और 12 पूर्ण कुंभ के बाद यह आयोजित किया जाता है प्रयागराज में ही होता है ये। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट ठीक, सेकंड इज रॉन्ग, पार्शियली इनकरेक्ट है ये, क्योंकि 4 कुंभ साइट्स पे नहीं, सिर्फ 2 प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है अर्ध कुंभ। ठीक है, तो यानी कि आपका 1, 3, 4 इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
with reference to Sri Narayan Guru and Shivagiri pilgrimage, consider the following statements. Aravipuram movement launched in 1888 was challenged to caste discrimination through the installation of Shivalinga. He was associated with Sri Narayan Dharma Paripalana Yogam, which played a key role in social reforms in Kerala. 92nd edition of Shivagiri pilgrimage, originally envisioned by Sri Narayan Guru, was recently inaugurated. तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। तो देखिए आंसर इज, देखो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अरविपुरम मूवमेंट 1888 में शुरू हुआ था, ठीक है, और टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कैसे, शिवलिंग स्थापित करके कि तो उस पे सब लोगों को जाने का हक दिया गया, तो इस तरीके से शुरू किया गया था। दूसरा, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम जो है उससे जुड़े हुए थे श्री नारायण गुरु जी, और सोशल रिफॉर्म्स केरला में लाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। 92nd एडिशन शिवगिरी पिलग्रिमेज का इसी बार जो है वो हुआ, आयोजित किया गया था, और अभी उसका इनॉग्रेशन किया गया। बिल्कुल ठीक है, तीनों ही 1, 2, 3 में करेक्ट आपका ऑप्शन, ठीक है। इसी वजह से ये न्यूज में भी था। विद रेफरेंस टू श्रीशैलम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, टेम्पल इज सिचुएटेड इन नल्लामल्ला हिल्स and lies on banks of Krishna river, Srisailam temple. It is both a Jyotirling and Shakti Peeth, making it sacred to followers of Vaishnavism and Shaivism both. उसके अलावा temple architecture follows Nagar style of architecture, characterized by curvilinear towers. Srisailam temple आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अब देखो, अब एक बार आंसर देखो, 1 and 2 बोला ना ये ठीक। अब देखो कैसे, पहला इसने लोकेशन बिल्कुल ठीक बताई है, नल्लामल्ला हिल्स, बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा, ये ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी है, ठीक है। तो शैविज्म शक्तिज्म जो है दोनों जो पीठ जो दोनों पंथ हैं, दोनों के लिए ये सेक्रेड हो जाता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर इसमें नगर स्टाइल, अब आंध्र प्रदेश में नगर स्टाइल आर्किटेक्चर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में नगर स्टाइल आर्किटेक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से क्या है, तो इसमें द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है, लॉफ्टी टावर्स, लार्ज कोर्टयार्ड्स इसके अंदर है, लेकिन ये दक्षिण भारतीय स्टाइल है, ना कि नगर शैली, ठीक है। तो नगर शैली नहीं बल्कि, ठीक है, with reference to Potti Shriramullu and his contribution, consider the following statement. Andhra Pradesh government has announced the establishment of Telugu University named after Potti Shriramullu. He led salt satyagraha in Andhra Pradesh region and was chief architect of movement there. He was actively involved in Quit India movement and was imprisoned along with Mahatma Gandhi. तो ये देखिए जल्दी से, कहीं नाम याद आ रहा है पोट्टी श्रीरामुल्लू जी का, ठीक है, बहुत फेमस। आंध्र स्टेट की जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो उसके लिए शायद इनका बलिदान उसका रीजन बना था, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुल्लू जी, अब याद आ गया होगा आपको शायद, ठीक है। तो पहला, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो अंडर एन चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने तेलुगु यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का जो है वो अनाउंसमेंट किया रिसेंटली, तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट, तो ठीक है। He led salt सत्याग्रह in आंध्र प्रदेश रीजन एंड चीफ आर्किटेक्ट। अब देखो, ऑल्दो वो इन्वॉल्व तो थे पोट्टी श्रीरामुल्लू साल्ट सत्याग्रह 1930 में, लेकिन उसको लीड कर रहे थे दुगिराला गोपाल कृष्णैया, ठीक है, ना कि पोट्टी श्रीरामुल्लू। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल्दो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सॉल्ट सत्याग्रह इन आंध्र प्रदेश बट नॉट लीडिंग इट, ठीक है। तो पहला ठीक है, दूसरा रॉन्ग है। तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड और ये गांधी जी के साथ जेल भी गए थे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है तेलुगु यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सॉल्ट सत्याग्रह में ये शामिल तो थे बट लीडर नहीं थे उसके, ठीक है। और तीसरा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे और गांधी जी के साथ जेल भी गए थे, यानी कि आपका 1 and 3 आपका आंसर आएगा, यानी ये वाला। With reference to Yug Yugin Bharat National Museum,
consider the following statements. First, it is being developed as part of Central Vista Development Project. ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये है, ठीक है। और दूसरी, it is established in collaboration with France Museum Development, FMD. Museum will be housed in newly constructed buildings in the Central Vista. तो बताएं कौन सा इसमें ठीक है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? देखो जल्दी से, चलो देखो इसमें क्या है, इसमें करेक्ट इज 1 and 2। पहली चीज कि युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है ये तो। दूसरा, इसमें फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट FMD जो है उसके साथ कोलैबोरेशन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जिससे भारत में म्यूजियम्स का जो रख रखाव का स्तर है वो बेहतर होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा म्यूजियम विल बी हाउस्ड इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ विस्टा, तो देखो ये इनकरेक्ट है। म्यूजियम विल बी हाउस्ड इन हिस्टोरिक नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स थ्रू अडैप्टिव रीयूज, ठीक है, तो पुरानी बिल्डिंग में ही होगा, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में नहीं, ठीक है। चलो तो ये नहीं, अडैप्टिव रीयूज से उसी बिल्डिंग में इसको बनाया जाएगा, ना कि नई बिल्डिंग में। तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, तो यानी आपका 1 and 2 करेक्ट आ जाएगा। साफ बताया गया है कि अडैप्टिव रीयूज के साथ जो है इसको दोबारा से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ही एस्टैब्लिश किया जाएगा, नई बिल्डिंग में नहीं। Which 1300-year-old temple in Thanjavur district, Tamil Nadu, recently won the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2024 or for its restoration using both traditional and modern technique? तो किसको मिला है ये अवार्ड? 1300 साल पुराना मंदिर है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन दिया गया है। ये बृहदेश्वर टेम्पल है, अबथीश्वर टेम्पल है, अबथेश्वर टेम्पल है, या एरटेश्वर टेम्पल है, या कैलाश नाथार टेम्पल है, ठीक है। तो इसका आंसर है अबथसाईश्वर टेम्पल है ये, ठीक है। ये 1300 साल पुराना मंदिर है, लोकेटेड है थुकाची में, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में। विक्रम चोला और कालठुंगा चोला के द्वारा बनाया गया था। अब इसमें कहते हैं कि इसमें कई सारे देवताओं की मूर्तियां भी है, जैसे सौंदर्य नायकी अम्बाल की, पिल्लैयार मुरुगन, और जानी जाती है अपने सबरेश्वर मूर्ति के लिए, ठीक है। और नेम्ड आदि सबरेश्वर टेम्पल बेसिकली इसको कहा भी जाता है, और यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड इसको दिया गया है रिसेंटली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अबथसाईश्वर टेम्पल इसमें सही उत्तर है। Which of the following temple is correct regarding Mahakavi Subramanya Bharati, whose complete works were recently released by PM on his 143rd birth anniversary? ठीक है, अब पहला, Mahakavi Subramanya Bharati, he was pioneer of modern Tamil poetry and was honored with title Mahakavi. He started his career in journalism with Swadesh Mitram and was associated with newspapers like The Hindu. Third, his literary works such as Kuil Pattu and Panchali Savatham primarily focused on mythological themes without any social message. ठीक है, तो choose the correct option, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3. ठीक है, महाकवि सुब्रमण्य भारती से जुड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, देखो फर्स्ट इज करेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। तो देखो पहली बात तो महाकवि सुब्रमण्य भारती, इनके बेसिकली इनके कंप्लीट वर्क्स रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके 143वीं बर्थ एनिवर्सरी पर रिलीज किए गए थे, और मॉडर्न तमिल पोएट्री के ये एक तरीके से ये कह लो कि सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, इसीलिए इनको महाकवि का टाइटल भी मिला था। ठीक है, और ही स्टार्टेड हिज करियर जर्नलिज्म, स्वदेश मित्रम जो है से उन्होंने शुरुआत की थी, और बाद में ये द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से भी जुड़े। ठीक है, अब जो तीसरा है कि कुइल पट्टू, पंचील शब्दम, कन्नन पट्टू, ये माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। दे कैरिड स्ट्रॉन्ग सोशल एंड पॉलिटिकल मैसेज एडवोकेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, कास्ट एबोलिशन एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली कुइल पट्टू सवाथम फोकस्ड ऑन माइथोलॉजिकल थीम्स नहीं है, यहाँ पे ये गड़बड़ है, इन्होंने लिखा है माइथोलॉजिकल थीम्स।
ठीक है, बट वो सोशल थीम्स पर ज्यादा थे जो इन्होंने कहा है कि वो मिसिंग था। तो यहां ये गलत हो गया। ऑल तो ये देखते ही ना बच्चे इस पे टूट पड़ेंगे, 1 2 3 मार्क कर देंगे जल्दी से कि कुल पट्टू पंचाशर। अब ये ध्यान रखना, ऐसी गूगली जरूर डाली जाएगी यूपीएससी के द्वारा, आपको इसके जरिए जो है आपसे क्वेश्चन गलत करवाया जाएगा। ध्यान रखो कि ये जो चीज उन्होंने डाली होगी ये आपके आंसर को गलत करवा देगी, ठीक है। तो यानी ये रॉन्ग है, थर्ड इज रॉन्ग, बाकी 1 एंड 2, क्योंकि ज्यादातर आपको सारी इंफॉर्मेशन इसमें सही मिल रही है। ये नाम भी आपको देखोगे अरे अरे बिल्कुल ठीक है ठीक है, आपको लगा अरे अरे हो गया हो गया हो गया, 1 2 3 करो जल्दी निकलो, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एंड 2 ओनली। ये आपकी पेशेंस का टेस्ट भी होगा, एक बात ध्यान रखना। द रिसेंटली इनॉग्रेटेड अष्टलक्ष्मी महोत्सव हाईलाइट्स द कल्चरल and economic contributions of the Northeast region. In this context, consider the following statements. The term Ashtalakshmi represents the 8 northeastern states, symbolizing prosperity. Second, festival promotes the region's GI tag product, tourism and handicraft. Event is part of Act East policy and aimed at integrating Northeast India with Southeast Asian economies. Ashtalakshmi Mahotsav 2024 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखें, देखो तीनों ही ठीक है, हमने ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया था। टर्म अष्टलक्ष्मी यहां पर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, सिंबलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, ताकि वहां पर बने। तो दूसरा, फेस्टिवल प्रमोट्स जीआई टैग प्रोडक्ट, टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल ठीक है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी से जोड़ने के लिए इनिशिएटिव है। 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप ये कह लो कि आपको आईआर से भी एक लिंक दे देगा और कल्चर से भी, ठीक है, तो और साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक कनेक्शन। तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इससे रिलेटेड कुछ और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, with reference to economic significance of Ashtalakshmi Mahotsav, consider the following pairs of northeast states and their famous products. अब कुछ फेमस प्रोडक्ट्स भी हैं इससे जुड़े हुए अष्टलक्ष्मी महोत्सव से। असम सामने लिखा है मुगा सिल्क, मणिपुर सफी लैंफी टेक्सटाइल, सिक्किम मोनपा वुडन मास्क और नागालैंड नागा ट्री टोमेटो। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है यहां पर पेयर। असम के सामने मुगा सिल्क, मणिपुर के आगे सफी लैंफी टेक्सटाइल, सिक्किम मोनपा वुडन मास्क और नागालैंड नागा ट्री टोमेटो। देखे आंसर, देखो जल्दी से देखो, 1 2 4 करेक्ट है। देखो जो गलत क्या दिया है यहां पर, इसे हाँ देखो यहां पे आपको बता देते, सिक्किम मोनपा वुडन मास्क ये यहां दिया है, ये अरुणाचल से है, ठीक है, नॉट। और बाकी मुगा सिल्क करेक्ट है, असम, मणिपुर से सफी लैंफी टेक्सटाइल बिल्कुल ठीक है, नागालैंड से नागा ट्री टोमेटो बिल्कुल ठीक है, और ये अरुणाचल से, तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। सिक्किम का जो जीआई टैग प्रोडक्ट था वो दल्ले खुसरानी है, जो एक चिली की वैरायटी है, ठीक है, दल्ले खुरसानी है जो एक चिली की वैरायटी है, सिक्किम का वो प्रोडक्ट था वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अष्टलक्ष्मी जो हमारा महोत्सव था इसमें सिक्किम का जो प्रोडक्ट था वो एक चिली की वैरायटी थी, कौन सी, जिसे दल्ले खुरसानी कहते हैं, और मोनपा वुडन मास्क अरुणाचल प्रदेश की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यानी कि दिस वन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट 1 3 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 1 3 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा गलती हो गई है ऑप्शन में, तो 1 3 एंड 4 इसमें आएगा। सॉरी 1 2 4 आएगा, बिल्कुल ठीक, 1 2 4 आएगा, ऑप्शन गलत नहीं है, मैंने गलत कर दिया, 1 2 एंड 4 आएगा, क्योंकि ये तो अब यही तो हमने किया ना कि अरुणाचल प्रदेश में है ये तो, ठीक है। तो ये दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, विच मेक्स 1 2 एंड 4 करेक्ट, ठीक है। चलो, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफन कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, हमने इस पे एक क्वेश्चन देख लिया पहले ही, है ना। इज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट ऑफ नागालैंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेस्टिवल। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल के संदर्भ में, ठीक है,
Festival is celebrated annually in December and coincides with the statehood day of Nagaland. Festival is named after the great Indian Hornbill, which is the state bird of Nagaland. It is celebrated as Kisama Heritage Village near Kohima, where all 17 major tribes of the state participate. देखो इसमें ना यहाँ गलत क्या है वो भी आ जाते हैं। पहले हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और नागालैंड का स्टेटहुड डे 1 दिसंबर को होता है, तो यानी ये उससे कोइंसाइड करता है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वाइल द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल बर्ड, पर नागालैंड का जो स्टेट बर्ड है ना वो ब्लिट्स ट्रागोपान है, नॉट द ग्रेट हॉर्नबिल। तो एक बात ध्यान रखना, नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है, तो ये ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है कि 17 मेजर ट्राइब्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं किसामा हेरिटेज विलेज में, जब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है 10 दिन लंबा फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर के बीच में, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 1 and 3 इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू ग्रेट हॉर्नबिल, अब हॉर्नबिल से जुड़ा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड द हिमालयाज इन इंडिया, primarily feeds on small mammals and reptiles, making it carnivorous species. It is listed as vulnerable on IUCN list and is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Great Hornbill is the state bird of Kerala and Arunachal Pradesh. देखे आंसर, देखो बिल्कुल पहला ग्रेट हॉर्नबिल, हाँ वेस्टर्न घाट्स में भी पाया जाता है इसको और हिमालयाज में भी, प्राइमरली एवरग्रीन और मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है, तो ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन तो ऐसी जगहों पर ही ये रह पाती है। दूसरा, ग्रेट हॉर्नबिल मोस्टली फ्रूगीवोरस है और फ्रूट, फिग्स और बेरीज ही खाती है, ना कि स्मॉल एनिमल्स को, ठीक है। और तीसरा, वल्नरेबल है आईयूसीएन की लिस्ट पर शेड्यूल 1 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और ग्रेट हॉर्नबिल केरला और अरुणाचल, ठीक है, ये ध्यान रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है हर साल, पर नागालैंड की स्टेट बर्ड नहीं है वो। नागालैंड की स्टेट बर्ड कौन सी है? नागालैंड की स्टेट बर्ड ब्लिट्स ट्रैगोपान है, ठीक है, पर हॉर्नबिल 2 स्टेट्स की स्टेट बर्ड है। ग्रेट हॉर्नबिल केरला की स्टेट बर्ड है वो ग्रेट हॉर्नबिल, और अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान रखना। और आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, बट वो मैमल्स और रेप्टाइल्स नहीं खाती, वो सिर्फ फ्रूट्स और बेरीज इत्यादि ये सारी चीजें खाती, तो ये कार्निवोरस नहीं है वो, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज में पाई जाती है, तो आंसर आ जाएगा 1, 3, 4 ओनली आपका। चलो जी, विद रेफरेंस टू एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024, ये भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 एंड इंडियाज रोल इन प्रिजर्विंग बुद्धिस्ट हेरिटेज, consider the following statement. पहला, first Asian Buddhist Summit was held in Bangkok under the theme Buddha, Dharma and Global Peace. Second, Ministry of Culture and the International Buddhist Confederation jointly organized the summit. Third, the recognition of Pali as a classical language in India was announced during the Asian Buddhist Summit 2024. Buddhist tourism circuit includes sites such as Kapilvastu and Sanchi. चलो, options are 1 and 3, 2 and 4, 1, 2, 3 and 2, 3, 4. अब आंसर देखते हैं। देखो मैं इसमें पहले बता देता हूं कि इसके अंदर जो है ना आपका क्या क्या गलत है। पहला, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बैंकॉक में नहीं इंडिया में हुआ अंडर द थीम, तो ये बैंकॉक की वजह से ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जॉइंटली ऑर्गेनाइज, बिल्कुल ठीक है। पाली को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, बिल्कुल ठीक है। बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट इंक्लूड साइट एज कपिलवस्तु एंड सांची, बिल्कुल ठीक है। तो आपका 2, 3, 4 इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बैंकॉक में नहीं हुआ ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ठीक है जी। चलो, विद रेफरेंस टू अभिधम दिवस रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन October 2024, consider the following statement. It commemorates the Buddha's descent from Tavatimsa heaven after teaching the Abhidham to his mother. Event in 2024 was organized by Ministry of Culture in association with International Buddhist Confederation IBC.
It is predominantly celebrated in Mahayan Buddhist countries like China and Japan. Which of the statement is above is are correct? ठीक है, अब ये अभिधम दिवस से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में सेलिब्रेट किया गया था। देखो, पहला अभिधम दिवस वो दिन है जिस दिन बुद्धा को माना जाता है कि वो तवतिमसा हेवन से वापस आ गए थे अपनी माता महामाया को, जो इस एक तरीके से ज्ञान देने के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अक्टूबर 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के दौरान इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलके इसको जो है ऑर्गेनाइज किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपका जो तीसरा है, यहां पर तीसरा देखो, ये इनकरेक्ट है। थेरवाडा कंट्रीज जो है ना, जो बेसिकली जो म्यांमार हो गया, इसमें थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, लाओस, कंबोडिया हो गया। ठीक है, वहां पर इसको माना जाता है, इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली अभिधम जो दिवस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, थेरवाडा बुद्धिस्ट वो हैं जो बेसिक टीचिंग्स पे बिलीव करते हैं, और महायान जो है यानी कि वो जिसके अंदर मूर्ति पूजा और बोधिसत्व पूजा भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन महायान कंट्रीज जो है, चाइना, जापान, उनके अंदर ये नहीं इसको सेलिब्रेट किया जाता, बल्कि जो थेरवाडा या हिनायना ट्रेडिशन वाले देश हैं, श्रीलंका हो गया, ठीक है, उसके अलावा थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, जावा, कंबोडिया, लाओस, इन सब जगहों पे यानी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि चाइना, जापान जो महायान ट्रेडिशन से ज्यादा प्रभावित है उनमें। ठीक है, तो ये ठीक हो गया आपका 1 and 2 करेक्ट। With reference to the recent decisions of the Union Cabinet in 2024 regarding the classical languages, consider the following statements. Pali and Prakrit were among the 5 languages recently granted classical status. First statement. दूसरा, Tamil was first Indian language to receive classical status, followed by Sanskrit. ठीक है, तीसरा, one of the criteria for granting classical status is that language literary tradition should be primarily derived from another major language group. ठीक है, which of the statement given above is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1 and 2. अब ये जो रिसेंट डिसीजन रहा यूनियन कैबिनेट का 2024 में क्लासिकल लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। देखो, यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया है कौन कौन सी भाषाओं को? मराठी को, बंगाली को, असमीज को, पाली को और प्राकृत। तो इसमें पाली प्राकृत दिया था ना, इसमें क्या दिया था? पाली प्राकृत दिया था, तो बिल्कुल ठीक है, हमने 5 ले ली, मराठी, बंगाली, असमी, पाली प्राकृत, तो इसमें आ गया। दूसरा, तमिल वाज फर्स्ट टू रिसीव क्लासिकल स्टेटस इन 2004, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद संस्कृत को मिला था 2005 में। तो पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल स्टेटस मिला था वो कौन सी थी? तमिल, और दूसरी थी संस्कृत। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है कि लिटरेरी ट्रेडिशन, इसमें यह माना जाता है कि भाई उसका जो लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है और ये जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो प्राइमरली किसी और मेजर लैंग्वेज ग्रुप से नहीं आया होना चाहिए, तब उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला गलत, ये और ये ठीक। ठीक है, with reference to Guru Padma Sambhava, recently in news, consider the following statements. He is credited with introducing Vajrayana Buddhism to the Himalayan regions and is regarded as founder of Nyingma school in Tibetan Buddhism. Recent international conferences on his legacy was held at Tabo Monastery, Madhya Pradesh, organized by International Buddhist Confederation. Padma Sambhava is believed to have been born in Kingdom of Oddiyana and popularly known as Lotus born, मतलब कमल से जन्मे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इससे ठीक है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। देखो इसमें क्या है, पहला, गुरु पद्म संभवा को गुरु रिनपोछे भी नाम से जाना जाता है और उन्होंने वज्रयान बुद्धिज्म को तिब्बत तक पहुंचाया था, हिमालयन रीजन्स में। ठीक है, और आसपास के हिमालयन रीजन में भी। ठीक है, और निंगमा स्कूल जो है उसकी
बेसिकली ये कहते हैं उसकी स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। जो तिब्बतन बुद्धिज्म के 4 स्कूल है उनमें से एक है निंगमा स्कूल। ठीक है। दूसरा, रिसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो हुई है गुरु पद्म संभव की लाइफ और लेगेसी पर, वो नालंदा बिहार में हुई थी, हिमाचल में टैबो मोनेस्ट्री में नहीं। ठीक है। टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में, उसमें नहीं हुई। कहां हुई है? जैसा मैंने आपको बताया नालंदा बिहार में हुई, तो इसी वजह से ये गलत। पद्म संभवा अगर हम ये कहें तो वो कमल से जन्मे, लोटस बॉर्न माने जाते हैं, मिराकुलस बर्थ फ्रॉम लोटस फ्लावर, ये उनका माना जाता है। और इन द किंगडम ऑफ ओडियाना, जो आज स्वत वैली पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये बेसिकली यानी कि आपका ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इसमें टैबो मोनेस्ट्री की जगह नालंदा बिहार आता तब ठीक होता। तो अभी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। तो यानी 1 और 3 आपका इसमें आंसर। With reference to Dhangar and Chenchu communities recently in news, consider the following statement. अब ढांगर और चेंचू दो ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ढांगर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी इन महाराष्ट्र हैव demanded grazing corridors and forest right under the Forest Right Act of 2006. Chenchus are a scheduled tribe in Andhra Pradesh, traditionally engaged in hunting and forest produce collection, and they reside in Nalla Malla Hills. Third, both communities have a strong traditional association with forest ecosystem and are seeking state recognition for greater livelihood support. अब ये दो अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में है। ठीक है। तो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। देखिए आंसर क्या है। आंसर है, देखो ढांगर्स, पहली बात तो ढांगर्स आर नॉट लिस्टेड अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन महाराष्ट्र। दे आर कैटेगराइज्ड अंडर विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स, वीजेएनटी में आते हैं महाराष्ट्र में ये। और वन ऑफ द की डिमांड्स क्या है कि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया गलत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब में पहले से है, तो इसीलिए ये हो गया आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत। ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते हैं ये, तो यहीं पर ये गलत हो गया। तो इसके आगे चलते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, चेंचूज शेड्यूल्ड ट्राइब इन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, नाला मल्ला हिल्स में रहते हैं और इनका ऑक्यूपेशन क्या है, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो दूसरा भी ठीक आ जाता है इसका। और दोनों ही कम्युनिटीज डीपली फॉरेस्ट इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, पेस्टोरलिज्म से, ग्रेजिंग से। चेंचूज जो है वो फॉरेजिंग और हंटिंग बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और गवर्नमेंट रिकॉग्निशन और सपोर्ट इनको भी चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों ही ठीक है, दिस इज करेक्ट। और ठीक है, तो दिस इज करेक्ट क्योंकि चेंचूज के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां पर गलत क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं है, जो इनको रखा गया अभी तक ढांगर्स को रखा जाता है वीजेएनटी में, विमुक्त जाति एंड नोमैडिक ट्राइब्स में। ठीक है। तो यानी फर्स्ट इज रॉन्ग एंड 2 और 3 आर करेक्ट। आपका ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। With reference to Ahom era Moidams of Shraideo recently recommended for UNESCO World Heritage status, consider the following statements. First, Moidams are ancient royal burial mounds comparable to pyramids of Egypt and are associated with the Ahom dynasty of Assam. दूसरा, International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, a UN body based in Paris, has proposed the Moidams for inclusion in the UNESCO World Heritage list. Third, tradition of constructing moidams stopped after the Ahom rulers began cremating their dead in 18th century. देखिए आंसर, देखो यहां पर पहला मोइदाम्स एंशिएंट ब्यूरियल माउंट्स है अहोम डायनेस्टी के, जो असम में रूल करती थी, और बिल्कुल एंशिएंट जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही इनके भी थे। ठीक है। या फिर रॉयल टॉम जो चाइना में होते थे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। और दे आर फाउंडेड इन छराइदेव, अहोम डायनेस्टी की जो कैपिटल थी। कहते हैं कि उन्होंने 1253 में चाओलुंगसु खाफा नाम की जो लीडर थे उनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था ये अहोम डायनेस्टी को, और बिल्कुल वो इसी तरीके के ब्यूरियल्स करते थे, मतलब उनकी भी बिल्कुल इजिप्शियन जो पिरामिड्स है उसकी तरह ही उनको दफनाने की परंपरा थी। ठीक है। मतलब सॉरी, उनको उसी तरीके से प्रिजर्व करने की परंपरा थी। ठीक है। लेकिन दूसरा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज नॉट अ यूएन बॉडी, यहां पर ये गलती हो गई।
इट्स नॉट अ यूएन बॉडी, ये ध्यान रखना। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल नॉन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन established in 1965। तो यूएन बॉडी तो नहीं है ये, इंटर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यूएन बॉडी ना होने की वजह से ये वाला गलत है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है कि हाँ तीसरा करेक्ट है। देखो तीसरी स्टेटमेंट ये कह रहे थे कि 18th सेंचुरी में ये जो माउंट वाली प्रैक्टिस है ये छोड़ दी होम रूलर्स ने, और फिर क्रिमेट करने लगे, अपने जो है वो क्रिमेशन करने लगे, जलाने लगे, तो ये वाली परंपरा शुरू कर दी। तो ये बिल्कुल ठीक है। पहली वाली जो है वो आप ये कहो कि बिल्कुल ठीक है, तीसरी वाली ठीक है, लेकिन यहां पर यूएन बॉडी जब इन्होंने लिख दिया तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो 1 और 3 इसमें आपका आंसर आएगा। विद रेफरेंस टू ट्रेडिशनल गोवन स्वीट डोडोल, recently in news for GI tag application, consider the following statement. Dodol is a traditionally made during Christmas by Christian families in Goa and associated with the Kensuada tradition. Next, the primary ingredient of Dodol include rice flour, coconut milk and black palm jaggery, and it is cooked with an earthen pot called a kale. Dodol likely originated in Indonesia and was introduced to Goa during Portuguese rule in 17th century. Dodol is exclusive to Goa and not found in any other part of India or Southeast Asia. Which of the statement given above is correct? 1 and 3, 1 to 4, 2 and 3, 1, 2 and 3. ठीक है, देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखो ऑब्वियसली डोडोल क्रिसमस ट्रेडिशनली बाय क्रिश्चियन फैमिलीज अराउंड क्रिसमस, और ये कंसुआडा ट्रेडिशन का हिस्सा है, जिसमें इस ट्रेडिशन में स्वीट्स एक्सचेंज करती है फैमिलीज अपने नेबर्स के साथ, ठीक है। तो उसमें उस समय बनाई जाती है डोडोल, ये मिठाई, ठीक है। डोडोल इज कुक्ड इन कॉपर पॉट नॉट इन अर्दन पॉट। तो डोडोल जो है ना ये कॉपर पॉट में बनाई जाती है, नॉट अर्दन पॉट में। वैसे ऑल द बनाने का जो तरीका है वो ठीक है, ठीक है। अर्दन पॉट जब इन्होंने लिखा तो यहाँ पे गलत हो गया, ऑल द बनाने का तरीका ठीक है, कोकोनट मिल्क, ब्लैक पाम जैगरी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अर्दन पॉट दे दिया इन्होंने, ठीक है। कॉपर के पॉट में होता है, मिट्टी के घड़े में नहीं, ठीक है। उसके अलावा डोडोल, अब इसकी बात करें तो डोडोल इंडोनेशिया में पनपी थी और पोर्चुगीज से गोवा ले आए थे इस ट्रेडिशन को, बिल्कुल ठीक है, 17th सेंचुरी में। और लेकिन एक बात यहां पर चौथी स्टेटमेंट में जो है वो गलत हो जाती है। देखो ये ठीक है कि 17वीं शताब्दी में पोर्चुगीज जो है इंडोनेशिया से इस ट्रेडिशन को यहां ले आए थे, यहां पर ये भी इंफॉर्मेशन ठीक है, बस गड़बड़ क्या है कि अर्दन पॉट में नहीं होता, ठीक है ना, बाकी कॉपर का एक पॉट होता है उसमें होता है, ठीक है। ये कंसुआडा ट्रेडिशन के साथ ठीक है। डोडोल गोवा में एक्सक्लूसिव नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका इत्यादि देशों में भी इसको बनाया जाता है, तो ये ठीक है। सॉरी ये रॉन्ग है क्योंकि ये लिख रहे कि इट इज एक्सक्लूसिव टू गोवा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? एक्सक्लूसिव टू गोवा, तो गलत हो गई, ठीक है। तो 1, 1 and 3 आपका आंसर आएगा इसमें। और मैंने खाई है, थोड़ा ब्राउनिश इसका कलर होता है, कॉपर जैसा ही कलर होता है और बड़ा स्टिकी होता है, ये मैंने खाया है, ठीक है। और किसी और ने अगर कुछ और टाइप का खाया है तो मुझे बताएं जरूर, ठीक है। विद रेफरेंस टू नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड नियर इट्स एंशिएंट रूइंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The ancient Nalanda University was established by a Gupta ruler and florist under the Pala dynasty. It was primarily a Buddhist monastery offering studies only religious and spiritual studies. Destruction of Nalanda University in 12th century is attributed to Bakhtiyar Khilji. Rediscovery and identification of site were credited to Francis Buchanan Hamilton and Alexander Cunningham. Nalanda University is now listed as UNESCO World Heritage Site. 1, 3, 4, 5 only, 2, 3, 4 only, 1 to 5 only या 1, 3, 5? 5 स्टेटमेंट्स है इसमें, ठीक है। अब सबको एक एक करके देखेंगे, चलो देखो कैसे। नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता है कुमार गुप्ता वन ने बनाई थी, गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के समय पे और पाला मोनार्क्स ने इसको बढ़ावा दिया, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमने हर्षवर्धन तो नहीं दिया ऑल दो स्टेटमेंट में, लेकिन पाला मोनार्क दिया है या पाला रूलर्स दिया है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सेंटर है, यहां पर एजुकेशन, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी सब में दी जाती थी, सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये
रिलीजियस नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये तो नालंदा के बारे में है ही फेमस, ठीक है, कि वहां पर तो इवन लॉजिक भी पढ़ाया जाता था बेसिकली, और मॉडर्न डे जैसे एप्टीट्यूड की जैसा भी कुछ जो ट्रेनिंग वहां पे दी जाती थी, तो बिल्कुल ये वाला तो रॉन्ग हो गया, पहला ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अब देखो उसकी तबाही का जो रीजन था नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 में बख्तियार खिलजी के समय से शुरू हुआ, ऑल्दो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फ्रांसिस बुचनन हैमिल्टन ने इसकी रिडिस्कवरी 1812 में की थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे आइडेंटिफाई किया 1861 में। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो इज नाउ लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बिल्कुल ठीक है। नालंदा महाविहार बिल्कुल सही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको मान्यता मिली है, ठीक है, ये तीनों ठीक है। ये गलत हो गया, ये ठीक है, ठीक है। 1345 आपका आंसर। With reference to Prerna Sthal recently inaugurated in Parliament House building, consider the following statements. It brings together statues of national leaders and freedom fighters that were previously scattered across the Parliament premises. Committee on the installation of portraits and statues of national leaders and parliamentarians decides the placement of statues and portraits within the Parliament complex. Committee has been reconstituted in 2023 to oversee the installation of new portraits and statues. ठीक है, अब ये क्या प्रेरणा स्थल के संदर्भ में है जो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में है, तो उससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं एक बार। प्रेरणा स्थल बेसिकली नेशनल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पर स्टैच्यूज रखे जाते हैं, और प्रीवियसली लोकेटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कमेटी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट एंड स्टैच्यूज ओवरसी करती है एक्सेप्टेंस एंड प्लेसमेंट जो पार्लियामेंट हाउस में की जानी है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, कमेटी को 2023 में नहीं 2019 में पुनर्गठित किया गया था, ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन 2023 में कमेटी का पुनर्गठन नहीं किया गया बल्कि 2019 में किया गया था, इसी वजह से ये रॉन्ग है, यानी 1 और 2 आपका इसमें सिर्फ करेक्ट आंसर। On 9th June 2024, tributes were paid across India on 124th death anniversary of Birsa Munda. In this context, consider the following statements. Birsa Munda led the Ulgulan movement, and which used guerrilla tactics to challenge British authority and oppressive land policies. He belonged to Santhal tribe and was key leader in Santhal rebellion of 1855. Birsa Munda is popularly reversed as Dharti Abba and founded the Birsaite faith. देखे जल्दी से, चल देखते हैं। देखो, बिरसा मुंडा उल्गुलन मूवमेंट उन्हीं से जाना जाता है, ग्रेट टुमुल्ट, ठीक है, और अनफेयर ब्रिटिश लॉज के अगेंस्ट और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी से भी लड़ने को खत्म करवाने के लिए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, मुंडा ट्राइब से ताल्लुक रखते थे बिरसा मुंडा, संथल से तो कानू और सिद्धू मुर्मू थे, ठीक है, तो ये थोड़ी होगा। और तीसरा, हाँ, उन्हें धरती अब्बा कह के बुलाया जाता था, अब्बा कह के बुलाया जाता था, और बिरसाइत फेथ का जनक भी उन्हें माना जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, बट ये संथल रिबेलियन इज डिफरेंट, ठीक है। चल, तो 1 और 3 और In May 2024, Ministry of Information and Broadcasting hosted Bharat Parv event at Cannes Film Festival. With reference to this event, consider the following statement. Event was organized by National Film Development Corporation in association with FICCI. उसके अलावा it showcased India's soft power through its cinema, cuisine, handicrafts and cultural performance. Bharat Parv was first introduced at Cannes Film Festival in 1938 under the leadership of Jean Zay. ठीक है, देखे, देखो इसका देख लेते हैं कि कौन से इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 and 3। देखो, पहला भारत पर्व, इसको NFDC ने ऑर्गेनाइज करवाया इन एसोसिएशन विद FICCI, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर 77 कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व सेलिब्रेट किया गया, बिल्कुल है, सही है, करंट न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और इसमें इसके जरिए इंडिया की सॉफ्ट पावर को शोकेस किया गया, शोकेसिंग इंडियन सिनेमा, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। बट ये जो तीसरा है, अगर आप देखोगे तीसरे स्टेटमेंट को वैसे ही पढ़ के आप कोई भी गलत कर देगा। भारत पर्व
कान फिल्म फेस्टिवल में 1938 में नहीं कभी भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो रीसेंट है, अभी का है इनिशिएटिव, करंट इनिशिएटिव है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये करंट इनिशिएटिव है 1938 में, किसी भी व्यक्ति का नाम इसमें आ ही कैसे सकता है, तो यानी 1 और 2 इसमें करेक्ट। In May 2024, which of the following Indian literary works were inscribed in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific region? First, रामचरितमानस, सेकंड पंचतंत्र, थर्ड सहारदयालोक लोकाना और अर्थशास्त्र। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 3 4। देखो ये कह रहे कि इंडियन लिटरेरी वर्क्स जो है कुछ इनको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में डाला गया। तो ये कौन कौन सी ऐसी लिटरेरी वर्क्स है जिनको इसमें डाला गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहाद्र दयाल लोकान या फिर और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें पहले 3 तो हैं लेकिन चौथा नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें अर्थशास्त्र नहीं है जिसको इसमें शामिल किया गया। इसमें रामचरितमानस को शामिल किया गया है, इसमें पंचतंत्र को शामिल किया गया है, सहार्द या लोकान को भी शामिल किया गया है, पर अर्थशास्त्र को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी 1 2 3 इसमें करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इन 2024 several traditional products from different Indian states were awarded GI tags. Which of the following pair is correctly matched? असम पचरा रिग्नई, मेघालय लिरनाई पॉटरी, त्रिपुरा जापी बैम्बू हेडगियर और उत्तर प्रदेश बोडो एरी सिल्क। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, देखो लिनाई पॉटरी मेघालय से है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस ट्रेडिशनल हैंडमेड पॉटरी ऑफ मेघालय एंड हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। पचरा रिग्नई त्रिपुरा से, आसाम से नहीं, तो यहाँ पे हमने ये जो दिया है ना इसको, ये पचरा रिग्नई तो त्रिपुरा से है, आसाम से नहीं है। ठीक है, अब आगे आप देखो, जापी आसाम से, त्रिपुरा से नहीं है। ठीक है, जापी आसाम से त्रिपुरा नहीं है, ये दोनों उल्टे दिए हुए हैं, पचरा रिग्नई और त्रिपुरा उल्टे दिए हुए हैं। ठीक है, और जो चौथा दिया है आपका ये तो बोडो, अब बोडो एरी सिल्क आसाम का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। तो सिर्फ एक लिरनाई पॉटरी ये सिर्फ सही दिया गया है, ये मेघालय से ताल्लुक रखता है, तो दिस इज करेक्ट ओनली। ये आना था आपका त्रिपुरा। ठीक है, जापी बैम्बू हेडगियर ये आना था आपका आसाम, और उत्तर प्रदेश बोडो एरी, ये बोडो एरी फिर आसाम में आना था। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन फिर से एक कुंभ मेला से जुड़ा हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग तिथीज हिंदू कैलेंडर डेट्स अकॉर्डिंग टू द कुंभ मेला 2025 इन प्रयागराज। जो आपको ये बताना है कौन सी तिथीज जो है वो कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर शाही स्नान ड्यूरिंग कुंभ मेला। पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा। ठीक है, तो ये है 1 2 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 4। ठीक है, शाही स्नान किस किस तिथि पर किया गया? तो ये देखो कुंभ मेला में ये चारों ही तिथियां, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और उसके अलावा आपकी बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा, चारों पर ही शाही स्नान किया गया। ध्यान रखना ये चारों इंपॉर्टेंट है, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज योर करेक्ट आंसर, चारों ही इसमें ठीक है। ठीक है, तो ये डेट्स याद रख लेना, तो दैट विल बी इनफ। ठीक है जी, तो ये जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमने हिस्ट्री और कल्चर से हमने जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हमने सारा कवर करने की कोशिश की। हमने लास्ट 6 मंथ्स कवर किया, और कुछ और जो, क्योंकि हमने कहा था कि 1.5 साल तक का कवरेज देंगे, तो बाकी का कवरेज नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे और एडिशनल 50 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो यहां मैंने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और 6 to 7 मंथ्स लास्ट जो है वो मैंने कवर कर लिया है, मार्च तक का मैंने कवर कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मई जून 2024 से लेके मार्च तक का कवर किया। उससे पहले के भी जो करंट अफेयर्स है हम कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिस्क तो है ही कि वहां से भी पूछा जा ही सकता है पेपर के अंदर, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जरिए क्या होगा कि हम
50 क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे, 50 क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग ऑन नेक्स्ट संडे क्लास, और उसके साथ ही उस दिन आपको पॉलिटी पॉलिसी प्रोग्राम की भी एक क्लास मिलेगी जिसमें 50 क्वेश्चंस वहां पर आकृति मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी। तो इस तरीके से जैसे आज से शुरू हो रहा है, आज वी आर डिस्कसिंग 50 क्वेश्चंस, तो उसके बाद फिर 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक, फिर 100 क्वेश्चंस, और इस तरीके से चलता जाएगा, और हम तकरीबन 600 क्वेश्चंस इस प्रोग्राम के एंड तक आपके साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो करंट अफेयर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे लगता है वो सॉल्व हो जाएंगी। और एक और चीज, जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो वहां पर अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। साथ ही हमारा जो लाइव मॉक जो चल रहा है, मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि हर सैटरडे को हम आपके सामने मॉक टेस्ट जो है वो प्रेजेंट करेंगे। 6 सीसैट के और 6 जीएस के मॉक टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करेंगे, और उसमें सारे टीचर्स जो हैं वो अपना अपना जो मॉक्स है बेसिकली उसका सॉल्यूशन आपके साथ जो है वो कराएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको लाइव मिलेगा सैटरडे को, जो सुबह 8:15 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, और यूट्यूब पर ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा। 5 अप्रैल से हमारा शुरू भी हो गया। ठीक है, और जैसे आज 6 अप्रैल, तो ये हमारा 6 टीचर्स आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे वीकली, और आपको करंट अफेयर्स जो है उसको कवर कराएंगे। अप्रोक्सीमेटली 600 करंट अफेयर एमसीक्यूज हम आपके साथ जो है वो कवर कर लेंगे। ये इनिशिएटिव हमारा ये अभी 11 बजे सुबह वाली जो क्लास है इसमें चलेगा, और ये संडे को रहेगा, तो जिससे कि स्टूडेंट्स सारा वीक जो है अपने करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, और फिर संडे के दिन जो है इनको हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे इस सेशन में जो संडे को रहता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।